नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी भावी शिक्षकगण का अपने यूट्यूब चैनल आज के हिंदी टारगेट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एड जूनियर हाई स्कूल इत्यादि सभी जितनी परीक्षा हिंदी संबंधित सबके लिए तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें हम खंड 39 लेकर प्रस्तुत हुए हैं। 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें सवाल हमारा जवाब भी हमारा होता है। तो पहला प्रश्न, चलिए पिछले वीडियो का हम जवाब देंगे, फिर इसके बाद आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य भूमिका के लेखक कौन है? तो सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इन्होंने तीन भूमिका लिखी है, यानी 3 इतिहास लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी डॉक्टर नगेंद्र, ये भी इतिहास लिखे, हिंदी साहित्य का इतिहास। राहुल सांकृत्यायन, हिंदी काव्य धारा। और विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ प्रसाद मित्र, हिंदी साहित्य का अतीत। अगला है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें। चलिए पहला प्रश्न। दूसरा है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? सही जवाब है गारसा द तासी ने। किसने किया है? गारसा द तासी ने किया है हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा का सूत्रपात। इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी से शुरुआत किया है, जो 1839 और 47 में प्रकाशित हुआ। ये फ्रांसीसी हैं। तीसरा प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। यानी आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम, तो हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बाकी अतीत आप जान रहे हैं विश्वनाथ का है, रश्मिमानसा शुक्ल का है, लेकिन इतिहास की बात कर रहे हैं। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त का है। तो सही जवाब आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला है, इनमें से कौन एक कथन असत्य है? कौन कथन असत्य है देख लेते हैं। तो सही जवाब आपका है ये कथन कथन असत्य है, बाकी सब सत्य है। शुक्ल जी का इतिहास 1929 में लिखा गया, सही है। गारसा दासी हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक है, सही है। शिव सिंह सेंगर के इतिहास में 1000 कवि हैं, सही है। यही अशुद्ध है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जबकि हजारी प्रसाद, अभी ऊपर आप प्रश्न देखेंगे वही में वही सही है। अगला है, इनमें से अशुद्ध जोड़ा छांटिए। अशुद्ध जोड़ा, जो शुद्ध जोड़ा है उसको नहीं छांटना, अशुद्ध को। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है यही अशुद्ध है, क्योंकि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है, जबकि ऊपर आप देख रहे हैं प्रश्न 2 बार है, जबकि जायज की जैसा क्या है, गलत है। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर, राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मनेरिया का सही है। तो सही जवाब आपका है ये। अगला प्रश्न है, आलम्बन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? आलम्बन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? सही जवाब है उद्दीपन कहा जाता है। आलम्बन की चेष्टाओं को उद्दीपन कहा जाता है, ये सही जवाब है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आलम्बन और आश्रय आलम्बन, विषय आलम्बन। आलम्बन 2 ही प्रकार के होते हैं। आलम्बन से चेष्टा होता है, देखिए उद्दीपन ही कहलाएगा। दूसरा है, आश्रय की चेष्टाएं इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? आश्रय की चेष्टाएं इसमें से किस के अंतर्गत आती हैं? तो सही जवाब आपका होगा अनुभाव। आश्रय की चेष्टाएं किसके अंतर्गत आती हैं? अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न, सात्विक भाव की संख्या कितनी मानी गई? सात्विक भाव की संख्या 8। सात्विक भाव की संख्या 8 मानी गई है। और बाकी जो 33 है संचारी भाव है, जो 4 है अनुभाव के 4 अंग होते हैं। आगे, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? देखिए ऊपर बताएं, नीचे प्रश्न आ गया आपका। 33 होता है संचारी भाव, 33 है। ठीक है, बस आपको जानना है 33 है, बस 2-4 याद कर लेना है। गर्व है, चिंता है, अमर्ष है, घमंड है, ये सब आपको याद होनी चाहिए। भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं? भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं? तो विभाव, यानी भाव का बोध कराने वाले, यानी कह रहा है अस्थायी भाव को जगाने वाले, जो आपके देख लीजिए अस्थायी भाव को जगाता है वही क्या है? विभाव कहलाता है। सही जवाब है। आगे चलिए। आगे, दृग अंचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दृग अंचल का सही संधि विच्छेद होगा दृग धन अंचल।
तो सी ऑप्शन सही है, दृक धन अंचल, ये आपका सही होगा। ये अपने तीसरा यानी अपने वर्ग का ही क्या हो जाता है, तीसरा अक्षर हो जाता है। जसत्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो सही जवाब है मंत्री। मंत्री आपका क्या है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। बाकी चंचु छाता भक्त ये सब क्या है, पुल्लिंग। सम्राज्ञी, सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या होगा, सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या होगा, तो सही सब जवाब है सम्राट। सम्राट पुल्लिंग है और सम्राज्ञी क्या हो जाता है, ये इसका स्त्री लिंग है। सही जवाब आपका यही होगा। आगे है सभा में बीसीओ लोग थे, इसमें विशेषण कौन सा है, सभा में बीसीओ लोग थे, इसमें कौन सा विशेषण है, तो आप सही जवाब आपका है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक है, सभा में बीसीओ लोग थे, क्लियर नहीं है, बीसीओ लोग कह रहा है। आप समुदायवाचक कभी नहीं मारेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक ही होगा। अगला है जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान, जिसको कहते हैं तत्कालिक वर्तमान। इसका दूसरा नाम है अपूर्ण वर्तमान, कहते हैं जो अभी हो रहा है, पूरा नहीं हुआ है, इसे अपूर्ण वर्तमान कहा जाता है। आगे रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति में निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्त किस आचार्य ने किया, तो किस आचार्य ने किया है, तो सही जवाब आपका है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने रस निष्पत्ति में रस निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्त किस आचार्य ने किया, अभिनव गुप्त। अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन। आगे 10 रूपक के रचयिता कौन है, ये लोग आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़े हैं। 10 रूपक, धनंजय। 10 रूपक के रचयिता कौन है, धनंजय। सही जवाब है धनंजय। इसी का टीका लिखा गया, 10 रूपक के एक टीका लिखा गया है जो इनके भ्राता धनिक अवलोक नाम से लिखे हैं। महाकाव्य के लक्षणों पर किस आचार्य ने विस्तार से विचार किया, तो किस आचार्य ने विस्तार से किया, तो विश्वनाथ ने विस्तार से विचार किया है महाकाव्य के लक्षणों पर। सही जवाब आपका है। अगला है महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए, कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए, महाकाव्य अगर आप लिख रहे हैं कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए महाकाव्य में। अगला है स्वांता सुखाय को किसने काव्य प्रयोजन का स्वीकार किया, स्वांता सुखाय, तो आप लोग सब इसको जानते हैं, इससे आप लोग जानते हैं तुलसीदास। तुलसीदास ने स्वांता सुखाय के लिए प्रयोजन स्वीकार किया है, आप जानते हैं, जो लिखा गया रामचरितमानस और स्वांता सुखाय के लिए ही तुलसीदास ने लिखा है। तो अब आपके लगभग लगभग 10 प्रश्न पूरे हो चुके हैं, अब आपको लेकर चलते हैं 10-20 प्रश्न हो चुके हैं, फिर आपको 20 प्रश्न मिलते हैं। देखिए कौन कौन से 20 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कर्फ्यू नाटक के लेखक कौन है, कर्फ्यू नाटक के लेखक कौन है, तो भीष्म साहनी, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। भीष्म साहनी, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। सही जवाब छांटिए। आगे दूसरा प्रश्न फिर से देख लीजिए, कर्फ्यू नाटक। दूसरा है विनोद रस्तोगी का नाटक है, विनोद रस्तोगी का नाटक है आजादी के बाद, अंधा कुआं, पहला राजा, कोणार्क। कोणार्क, तो इनमें से कौन एक रचना विनोद रस्तोगी की है, सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगला, गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण किया, किस नाम से किया, राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण किस नाम से किया गिरीश रस्तोगी, तो 3 अपाहिज, घरौंदा, रंगनाथ की वापसी, वसीयत। तो सही जवाब आपको देने होंगे। कालिदास के जीवन को आधार बनाकर मोहन राकेश ने कौन सा नाटक लिखा, कालिदास के जीवन को आधार बनाकर, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, कारवां, पहला राजा। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, कारवां, पहला राजा, तो किसको आधार बनाया, आपको बताने हैं। अगला है कारवां किसका एकांकी संग्रह है, कारवां किसका एकांकी संग्रह है, मृदुला गर्ग, लक्ष्मीकांत वर्मा, राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र।
तो कारवां किसका है एकांकी? आपको बताने होंगे, सही जवाब देना होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न सभी छठे छठे रख जाते हैं। अगला है, निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी? तो अशोक के फूल, कबीर, नया साहित्य, कुटज। अशोक के फूल, कबीर, नया साहित्य, कुटज। तो कौन सी नहीं लिखी है? आप तो अगर पढ़े हैं अच्छे से तो आप बता ले जाएंगे। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? किस प्रकार के निबंधों में समास से शैली प्रयुक्त होती है? तो भावात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक। भावात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक, चारों में से किस में प्रयुक्त होता है समास शैली? निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र के कृत नहीं है। विद्यानिवास मिश्र जो आपके जानते हैं ललित निबंधकार हैं। नहीं है तो रस आखेटक, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, और शिरीष की याद आई। शिरीष की याद आई। आगे चारों में से कई जवाब आपको छांट के बताने होंगे। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। बात सही है, प्रेम स्वप्न है, श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? लेकिन ये बात गलत है, किस निबंध से ली गई यहाँ फंस जाएंगे आप। तो भाव या मनोविकार, श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है? करुणा। भाव या मनोविकार, श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है? करुणा। तो ये कहाँ से लिया गया है आपको बताने हैं। नीचे देखिए लिखा गया है निबंध संग्रह शब्दिता। शब्दिता 77 में लिखा गया है। रचनाकार हैं विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती और पंडित विश्वनाथ मिश्र। देखिए पंडित विश्वनाथ मिश्र, विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, पंडित विश्वनाथ मिश्र। तो कौन है? सही जवाब दीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भगवत गीता का संध विच्छेद होगा। तो भगवत धन गीत, भगव धन वद धन गीता, भगवत धन गीता, भग धन वद गीता। भग धन वद गीता, भगवत धन गीता, भगवत धन गीत, भगवत धन गीता। चार जवाब है, चारों में से सही विकल्प आपको चुनने होंगे। आगे मनोरम का सही संधि विच्छेद होगा। मनोरम का सही संधि विच्छेद होगा मनः धन रम, मन धन रम, मनोधन रम, मनः धन रम। सही संधि विच्छेद है कौन? जवाब दीजिए। मनोरम। या इसमें विसर्ग संधि है तो जानिए, लेकिन कौन सही संधि विच्छेद इसको बताइए। आगे है, बड़ो बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरे मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। तो चारों में से कौन है ये बड़े? बड़े क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण क्या है? सही जवाब आप दीजिए। यह काम मैं आप कर लूंगा। पंक्तियों में आप है तो आप क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न का जवाब दीजिए। आगे निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो ऋतु, पंडित, हंस, और यहाँ लिखा है आचार्य। देख लीजिए, ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। तो कौन जवाब सही है? सही जवाब दीजिए। 16 प्रश्न। प्रश्न लंबा है लेकिन आंसर छोटे हैं। प्रश्न बड़े बड़े प्रश्नों को देख घबराने नहीं है, आंसर बहुत छोटे में आपको अंतिम अंतिम पंक्तियों में आपको पता चल जाता है ये प्रश्न क्या कह रहा है। फालतू में इतना जो लिखा गया है सब फालतू लिखा गया। देखिए भी आपको पढ़ेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक काल के गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत, ये सब छोड़ दीजिए, बस आपको यही देखना है, प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। बस इतने जान लीजिए, शुक्ल ने प्रथम उत्थान को कब से कब समय माना है, बस यही आपको जानना है। तो संवत 1925 से 50, संवत 20 से 40, 1900 से 1940, 1850 से 1900 विक्रमी। तो आपको सही जवाब इसमें से देना है।
मिस्र बंधु ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या मानी है? परिवर्तन काल की 1890 1925, 19 से 1925, 1925 से 1900 और 1900 से 1940। इनमें से कौन माने हैं? जवाब देना है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? इसी में से हुआ होगा कोई। 1800, 1900, 1850, 1803। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप छांटिए। आगे चलिए। नासकेतोपाख्यानम के लेखक, नासकेतोपाख्यानम पाख्यान के लेखक सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, राम प्रसाद निरंजनी। आज का अंतिम प्रश्न है। उदयभान चरित के लेखक हैं। आपको बस घुमाया गया है, ये प्रश्न आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। जो थोड़े पढ़े उनके लिए थोड़ी समस्या, जो पढ़ लिए जान रहे हैं। इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और जॉन गिल क्राइस्ट। इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और चौथा ऑप्शन है जॉन गिल क्राइस्ट। तो किसने लिखा है, ये जवाब आपको देने हैं। आपके देख लीजिए 20 प्रश्न को हम करा दिए हैं हल, और आप इसके जवाब ढूंढिए। अगर आ रहा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो तब भी अच्छी बात है। आप उसको ढूंढ के प्रश्नों को एकत्रित करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।